आग लगा रही हैं। दुनिया भर की बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और दे वांट टू बी एसोसिएटेड और ये ग्रेट बहुत से रिलीजियस अपॉलजिस्ट भी कहते हैं कि मारने की इजाज़त है लेकिन वो लाइक बहुत से रिलीजियस अपॉलजिस्ट तो अगर ये शिकवा हम नहीं करता तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बदिया टॉक्स। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरविंद सहारन। ये इंडिया से हैं और यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान और इंडिया के बारे में इनकी काफ़ी वीडियोस आती रहती हैं। वेलकम अरविंद। थैंक यू मदिया साहिबा। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें जस्ट फॉर द व्यूअर्स। जी, मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तान के राजस्थान सूबे के श्री गंगानगर ज़िले से मैं हूँ। जिन लोगों को नहीं पता और हो सकता है आपके कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हों जो पाकिस्तान से हों, तो गंगानगर जो है वो पाकिस्तान का जो भावल नगर ज़िला है उसके बिल्कुल ऑपोज़िट है जी। तो पाकिस्तान की तरफ ये पंजाब है और हमारे यहाँ राजस्थान का इलाका है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। यूट्यूब पे मेरा एक प्रोग्राम आता है सरहद के उस पार जो कि पाकिस्तान पर ही फ़ोकस करता है। तकरीबन 8 साल से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरी बड़ी दिलचस्पी है पाकिस्तान के अंदर और जिस तरह इसकी वहाँ पे डेवलपमेंट्स होती हैं उन्हें लेकर। तो यू कैन कॉल मी अ पाकिस्तान वॉचर एज़ वेल। तो बस यही है जी, छोटा-सा इंट्रोडक्शन है, आपके सामने हाज़िर हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरी आपसे मेरे ख्याल 1 साल पहले बात हुई थी और आई मीन आई गॉट द चांस टू इनवाइट यू नाउ क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, वो कह रहे थे कि अरविंद को ज़रूर बुलाएं। तो आप मुझे बताएंगे आपका पाकिस्तान में इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ और व्हाई पाकिस्तान? जी, ज़रूर। जैसा मैंने कहा कि मैं एक ऐसे इलाके से आता हूँ जो पाकिस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब है। तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान। ज़ाहिर-सी बात है जो लोग सरहद के करीब होते हैं तो उन्हें उस बॉर्डर को लेके काफ़ी दिलचस्पी होती है। वहाँ के जो हालात हैं उन्हें लेके वो उनके अंदर एक क्यूरोसिटी होती है कि देख किस तरह के लोग वहाँ रहते होंगे। हमारे जैसे ही वहाँ पे क्या ख़यालात पाए जाते हैं। फिर वहाँ पे अब तो ख़ैर सोशल मीडिया का ज़माना है, वरना इससे पहले लोग ये भी जानना चाहते थे कि एक एग्रेरियन सोसाइटी है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ के क्या हालात हैं? खेती के, किसान वहाँ के किस तरह से हैं? उन्हें किस तरह की जो है सब्सिडीज़ मिलती हैं? वहाँ पे ऐसी वहाँ की जो सोसाइटी है, वो कैसी है? तो इसे लेके मेरे ज़हन में भी बहुत सारे सवाल थे। बॉर्डर को मैंने बेहद करीब से देखा भी और एक दफ़ा तो मैं बहुत छोटा था जब मैंने कहा एक ऑपरेशनल पोस्ट के पास ही हम थे, तो वहाँ से मैंने देखा कि जी, आम जो लोग हैं पाकिस्तान के दूसरी तरफ वो काम कर रहे थे अपने खेतों में, तो मैंने उस तरफ जाने की ज़िद की। तो घरवालों ने कहा कि नहीं बेटा वो दूसरा मुल्क है और तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, ये बीच में एक जो कंटीली दीवार है ये हमें नहीं जाने देती है। तो फिर मुझे लगा कि इंसान जो है वो अगर आप किसी को कहें कि जी आप ये काम ना करें, तो फिर तो आप ज़्यादा वो काम करने की कोशिश करते हैं बिकॉज़ ये ये एक फ़ितरत होती है ह्यूमन बीइंग में कि जिस चीज़ से आपको रोका जाए आप को बार-बार आपका दिल करता है कि आप वो काम करें। तो बस मेरी ये ख़्वाहिश थी बड़े होते हुए कि जब कभी वक़्त मिले, तो मैं पाकिस्तान के लोगों से बात करूँ, उनके ख़यालात जानने की कोशिश करूँ, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। फिर ये जो सोशल मीडिया का दौर तो बाद में आया जी, इससे पहले जो सबसे पहला मेरा राब्ता हुआ, वो ये जो याहू का जो एक याहू चैट का जो एक दौर था, तो उसमें जो रूम्स हुआ करते थे, उसके अंदर जाके कुछ लोग मुझे पाकिस्तान से मिले, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, चैटिंग के थ्रू। फिर धीरे-धीरे वक़्त बदलता गया और आज हमारे सामने ये जो फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे प्रोग्राम्स यूट्यूब के ऊपर आने लगे पाकिस्तान को लेके। इससे पहले
तो जो भी पाकिस्तान हमने देखा था, किताबों के ज़रिए ही देखा था या पीटीवी को मैंने बड़ा देखा था जी बचपन से। बॉर्डर का इलाका है, तो हमारे यहाँ फ्री टू एयर था वो। तो उस सोसाइटी के बारे में काफ़ी हद तक जो है मालूमात थी। तो बहरहाल वक़्त बीतता चला गया और फिर मुझे एक दिन एहसास हुआ कि मैंने किताब पढ़ी थी पंजाब पार्टीशन के ऊपर। बेहद उम्दा किताब थी डॉक्टर इश्तियाक की, आज से कोई 10-12 साल पहले। तो इनफैक्ट उससे भी थोड़ा-सा पहले चले जाएँ, 2011-12 की बात होगी शायद। तो जब वो किताब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। एक तो ये कि इतना कोरा सच, और वो भी किसी पाकिस्तान के को पार्टीशन को लेके, ऊपर से मुस्लिम भी हैं, क्योंकि अक्सर जब दोस्तों से बात होती थी तो वो कहते थे कि नहीं यार, सारा कसूर तुम लोगों का है, और हम कहते थे कि नहीं भई तुम्हारा कसूर है। वही जो कौमी बयानिया होता है, वही हमारे सरों पे चढ़ा होता है। फिर मुझे ये मौका मिला लोगों को बताने का कि भाई ये आप ही के ऑथर हैं, आप ही की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, उनकी ये किताब है, वेल रिसर्च्ड बुक है, हज़ारों लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, आप ज़रा इसको पढ़ें। तो बस एक एक दिन मुझे डॉक्टर इश्तियाक सोशल मीडिया पे कहीं दिखाई दिए, तो मैंने उनसे ये दरख़्वास्त की बीइंग अ फैन कि सर मैं चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टीशन वाली जो किताब है पंजाब पार्टीशन की, उसे लेके हम कोई प्रोग्राम करें। तो हमने कोई 6 एपिसोड रिकॉर्ड किए, वो बेहद मकबूल हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ से फिर मैंने ये जो सफ़र का आगाज़ है सोशल मीडिया का और प्रोग्राम सरहद के उस पार का, तो ये मैंने शुरू किया। तो बस जी वो दिन है और आज का दिन है। इस दौरान मुझे पाकिस्तान जाने का मौका भी मिला, वहाँ भी कुछ दिन बिताए। तो उसके बाद ये है कि वहाँ आपके जो मेन अखबारात हैं, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं, जितना मैंने पाकिस्तान को पढ़ा ऑल इन ऑल मुझे बेहद डिसअपॉइंटमेंट हुई। वहाँ के हालात को लेके, वहाँ की जो सोच है उसे लेके, तारीख को लेके, किस-किस चीज़ का मैं यहाँ यहाँ पे ज़िक्र करूँ? ऐसी शायद ही कोई चीज़ हो जिसे लेके आज मैं पाकिस्तान के बारे में कह सकूँ कि ये मुल्क जो है कोई सही सिमत में जा रहा हो। तो बस जी, फिर आज आपके सामने है थोड़ा-सा और फ़ास्ट फॉरवर्ड करते हुए। हुँ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली 8-10 साल से आप ये कर रहे हैं सरहद के उस पार, राइट? आप जी। उर्दू बोलते हैं और उर्दू पढ़ना जानते हैं? आपने कहा जी, उर्दू इश्तियाक उर्दू अहमद पढ़ की। लेता हूँ। लिखना-पढ़ना अच्छा, जानता अच्छा। हूँ। जी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने लास्ट 10 टू 12 इयर्स में ज़ाहिर है पाकिस्तान तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। आपकी क्या ऑब्ज़र्वेशन है? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तेज़ी की से जो है नीचे की तरफ जा रहा है। कोई इंडिकेटर्स हम उठा के देख लें, जो कि हमें अदरवाइज़ कोई और स्टोरी बताती हों, तो आई वुड लव टू नो इट कि जहाँ पे पाकिस्तान बेहतर कर रहा हो और जहाँ से आपको कोई उम्मीद की किरण आपको दिखाई देती हो। मुझे तो नहीं दिखाई देती, मगर मैं ये एक डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि जी, मेरा नाम वैसे सबके सामने है अरविंद सहारन। सो इट इज़ नीडलेस टू से कि मेरा जो जन्म है वो एक हिंदू घर में हुआ है, हिंदुस्तान में हुआ है। तो मगर एक फिर भी लोग कहेंगे कि तुम्हारा एक बायस है। तो मेरी ये एक कोशिश होगी, बल्कि पूरी कोशिश होगी कि आपसे जो भी गुफ्तगू हो उसमें मेरा जो पर्सनल बायस है, वो कहीं पर भी बाहर निकल के ना आए। और जितना हो सके मैं ये गुफ्तगू बहुत ही एक डिस्पैशनेट तरीके से, ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से करना चाहूँगा कि जो फैक्ट्स हैं हम उनको बुनियाद बनाकर बात करें, ना कि आपके जो पर्सनल इमोशंस हैं, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स हैं उनके बिहाफ़ के ऊपर। तो हाँ, पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं है जिस तरह से बना, उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे, मैं उनसे एग्री नहीं करता। लेकिन ये भी एक सच है कि पाकिस्तान आज एक जीता-जागता मुल्क है। अब वो जिस हाल में है उसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन बहरहाल मुल्क तो है, जिसकी एक फ़ौज भी है, जिसके अंदर आपकी जुडिशरी है, पुलिस है, इलेक्शंस भी होते हैं, अवाम भी रहते हैं वहाँ पे। तो एक जीता-जागता मुल्क जैसा होना चाहिए वैसा है, 76 इयर्स हो गए हैं इसे बने हुए और ये एक रियलिटी है, जिसे दुनिया में हर शख्स को तस्लीम करना चाहिए। और किसी को भी बावजूद के पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक उसमें बहुत सारी कमियाँ न आप जो है निकाल सकते हैं।
किसी को भी पाकिस्तान को मैली आँख से नहीं देखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ से ठीक है, जो गलतियाँ हुई माज़ी में हुई, मगर यहाँ से आगे का जो सफ़र है, उसमें पाकिस्तान कोई मिड कोर्स करेक्शन करे, बस इतनी सी ख़्वाहिश है मेरी और वो उनके लिए भी अच्छा होगा, उनके अवाम के लिए, इस रीजन की जो भलाई है, वो भी इसी में छुपी हुई है। तो ये बातें हैं जी, तो उसके बाद आप जो सवाल कर रही थी, ज़रा पूछें दोबारा प्लीज़? हुँ। मेरा मेरा क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि इंडिया की पब्लिक को, जनरल पब्लिक को और पाकिस्तान की जो पब्लिक है, उनके एटीट्यूड्स में आपको कोई डिफरेंस नजर आता है रवैयों में, या एक होता है ना कि नेशनल किसी कौम का एक रवैया, इंडिया और पाकिस्तान में के बेसिक फर्क क्या आपको नजर आता है लोगों को देखकर? देखें जी, मैं ये तो बड़ा एक ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हों। मसलन अगर आप ये पूछें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी मुआशरे का ख़वातीन को लेके क्या उनका रवैया है, तो हम्म। उसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अगर आप शुमाली हिंदुस्तान को लें, पाकिस्तान के साथ कंपैरिज़न में, तो एक कहीं न कहीं पे आपको हॉस्टाइल एटीट्यूड भी नज़र आएगा हमारे मुआशरे का ख़वातीन को लेके, दोनों तरफ, ठीक है? लेकिन उसमें फिर हिंदुस्तान के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो वुमेन राइट्स के को लेके लोगों में बहुत ही ज़्यादा एक ये कहें नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, जो कि पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। हिंदुस्तान में अगर कोई आप जैसे एक इंसिडेंट अभी हुआ पाकिस्तान में अभी पिछले कुछ कुछ दिनों पहले, एक साहिल अदीम नाम के एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। उन्होंने एक बच्ची को कह दिया और उन्होंने कहा कि जी न 95% वुमेन जो हैं वो पाकिस्तान की जाहिल हैं। मसलन अगर यही बात इंडिया में किसी ने कही होती, तो हमारी वुमेन राइट्स की जो लॉबी है वो इतनी पावरफुल है कि मुमकिन है उस शख्स को माफ़ी माँगने पे वो मजबूर कर देते देन एंड देयर और बाद में हम्म। उनको रिटन अपॉलॉजी भी देनी पड़ती। तो ये एक फ़र्क है आप ख़वातीन को लेके। उसके अलावा आप एक हमारे अंदर कम से कम कन्फ्यूज़न नहीं है इस बात को लेके कि हम लोग कौन हैं। आप हम्म। किसी हिंदुस्तानी से मिलेंगे तो वो ये कहेगा कि आप उसकी शिनाख्त के बारे में उससे पूछेंगे तो वो कहेगा जी मैं इंडियन हूँ और यहाँ पे मेरे बड़े जो हैं वो सदियों से आबाद हैं। उसे आप अच्छा वो हिंदू भी हो, मुसलमान हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, उसे उस मुल्क को लेके, अपनी शिनाख्त को लेके, अपनी रिलिजियस आइडेंटिटी को लेके कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वो एक ही वक़्त में इंडियन भी है और मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, एट द सेम टाइम वो एक ग्लोबल सिटिज़न भी है। वो अपने आप को अपने वो आपको ना वो ना सिर्फ़ इंडिया की जो सोसाइटी है, उससे जुड़ा हुआ पाता है, बल्कि एक ग्लोबल सिटिज़न अपने आप को समझता है। क्योंकि वो जो स्कूलिंग उसने जो हासिल की होती है, उस तालीम के साथ में वो दुनिया में कहीं पर भी जाए, उसको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होती। इन कंपैरिज़न अगर आप पाकिस्तान में लें, तो हर चीज़ में कन्फ्यूज़न है, राइट फ्रॉम द डे वन। आप ऐसी कौन-सी चीज़ है जी, जिसको लेके आप ये कह सकें कि भई, इस कौम में और यहाँ के अवाम के अंदर कोई क्लैरिटी है? सॉरी टू से मगर ये कन्फ्यूज़न हर हर स्फीयर ऑफ लाइफ़ में आपको दिखाई देता है। यू टॉक अबाउट एनीथिंग। हमें ना ही तो हमारी तारीख को लेके कोई कन्फ्यूज़न है, पाकिस्तान की आवाम को है। हमें ना ही उस अपनी आइडेंटिटी को लेकर है, पाकिस्तान के अवाम के अंदर है। तो ऐसे अब कहाँ-कहाँ पे मैं आपको क्या-क्या मिसालें दूँ? आप बेहतर जानती हैं जी। जी, एक एक जो चीज़ आपने आइडेंटिटी के हवाले से बताई कि एज़ अ पाकिस्तानी अ, हमें इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है कि अ, अब रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा देखा है कि टर्की के साथ पाकिस्तानी अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, उनकी हिस्ट्री को सऊदी अरबों के साथ अपने आप को, लेकिन जब हिंदुस्तान के साथ किसी चीज़ को अगर कोई बुरी चीज़ हो तो कहते हैं कि ये हमने हिंदुओं से ली है। हालाँकि अगर आप देखा जाए पार्टीशन से पहले तो एक ही हिंदुस्तान ही था। तो अपने आप को जो हिंदू आइडेंटिटी है उससे आइडेंटिफ़ाई करना एक इंसल्ट समझा जाता है और ये मेरा ख़्याल है कि एक
आपके अंदर ये चीज़ बचपन से कोर्स में डाली जाती है। मैंने बल्कि अपने किसी हैशटैग में लिखा था पाको हिंद, तो मुझे किसी ने रिमाइंड कराया कि आपने पाकिस्तान क्यों पहले लिखा है, पहले हिंद था, पाकिस्तान बाद में मिला है, तो आप हिंदो-पाक लिखें। तो मैंने कहा कि हमारे कोर्स में हमें बरे-सगीर पाको हिंद पढ़ाया गया है, तो इसका इट 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 डज़न्ट मीन कि मैंने कोई जानबूझ के पाकिस्तान को पहले रखा है, हिंद को जो आपको जिस तरह से ब्रेन सही। वॉश किया गया है, वो आप उसी तरह करते हैं। तो टॉलरेंस के हिसाब से आप बताएँ कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसमें आपको फ़र्क लगता है? जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या मैं रिलीजियस टॉलरेंस की तरफ भी आऊँगी, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है जो जो कहते हैं कि सेफ्रनाइज़ेशन हुई है इंडिया की, हुँ, वहाँ हुँ। भी हिंदुत्व जो है उसकी अपराइजिंग हो रही है, मोदी इज़ इलेक्टेड अगेन। आपको लगता है कि जो इंटॉलरेंस पाकिस्तान में है, उसी तरह इंडिया में भी उसी लेवल पे है, या फिर कंपेयर टू इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से इट्स जस्ट वेरी स्मॉल माइनॉरिटी, लाइक उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मुआशरे में इंटॉलरेंस है ही नहीं, तो ये तो सरासर झूठ होगा, हुँ, टू स्टार्ट विथ। अब राइट। कंपैरिज़न करना कि पाकिस्तान के अंदर कितनी इंटॉलरेंस है, इंडिया में उसके मुकाबले में कितनी इंटॉलरेंस है, उसके लिए तो मदीहा साहिबा आपको हिंदुस्तान देखना होगा। हुँ, आप हुँ। हिंदुस्तान जाएँगी, आप हमारे यहाँ कुछ वक़्त बिताएँगी, आप हमारे यहाँ पे मस्जिदों में जाएँगी, मुसलमानों से, हिंदुओं से, सबसे मिलेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी इंटॉलरेंस है इन कंपैरिज़न टू पाकिस्तान। तो उसका मुझे थोड़ा-सा एक अंदाज़ा इस तरह से है कि जावेद अख्तर, जो देयर आर पीपल हू आर ओपनली एथियस्ट एंड दे वो अपने बड़े-बड़े मजमे में बात करते हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, जी, और मैं उसी तरफ आ रहा था। हुँ, जी, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था कि आपको यहाँ पे हमारे जलसे-आम में आपको ऐसे लोग मिलेंगे इतनी तल्ख़ बातें करते हुए, जिनको लेके लोग ज़्यादा से ज़्यादा हँस देंगे और कुछ नहीं कहेंगे। मसलन ये नहीं है कि आपके किसी स्टेटमेंट को लेके और कि खुदा या खुदा के तसव्वुर, भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह इसके एक्जिस्टेंस को लेके ही मसलन कोई सवाल उठा दे, तो हिंदुस्तान में आपका महज़ इस बुनियाद पर कोई कत्ल नहीं करेगा। हाँ, बहुत से ऐसी भी आपको यहाँ पे रीज़न्स ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर कत्ल की हो सकता है और हुआ भी है, मगर वो तो बातें हैं रिलिजन को लेके। सबसे पहले सोसाइटी में जनरल टॉलरेंस की अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त किया जाता है, स्कूलों में, कॉलेजों में डिबेट्स होती हैं और बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोग जो हैं बढ़-चढ़ के उन डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं। आप टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर हमारे चले जाएँ, हज़ारों चैनल्स हैं, उनके ऊपर 24 घंटे हर मज़ाहिब के लोग आपस में एक-दूसरे से लड़ रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा तो वो ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं, पहले से ही प्लानिंग होती है कि हमने ये करना है जिससे कि ऑडियंस को मज़ा आए देखने में और वो देखें कि एक एक ना जानबूझ के हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉइज़न की तरह डाली जा रही है ये चीज़ें, हिंदू-मुस्लिम डिबेट्स करवा के मेन स्ट्रीम मीडिया में। और ज़ाहिर-सी बात है हमारे पॉलिटिशियंस का एक ऐसा तबका भी है जो ये समझता है कि हमें उस तरह की सियासत करनी चाहिए और उसके लिए रूम है यहाँ पे। तो सवाल तो पहले तो ये उठता है कि भाई उसके लिए अगर कोई ग्राउंड है और वो ग्राउंड बेहद फर्टाइल है, तो हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि हिंदुस्तान जैसी सोसाइटी में वो ग्राउंड तैयार कैसे हुआ? क्या वो वजूहात हैं जिनके चलते यहाँ पे जो है सैफ्रनाइज़ेशन हो रही है पॉलिटिक्स के अंदर, हिंदुत्व की सियासत हो रही है और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि इनके परचम उठा के चलती हैं, लोगों ने उनको वोट भी दिए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक रिएक्शन है इस खित्ते के अंदर, इस बरे-सगीर में जब मज़हब की बुनियाद पे इस खित्ते का बँटवारा हुआ, तक़सीम हुई, तो यहाँ के मुसलमानों ने कहा कि हम चूँकि मुसलमान हैं और हम हिंदुओं से जो हैं बेहद मुख्तलिफ हैं, हर एतबार से जिन्ना साहब की स्पीच है जी 1940 की लाहौर रेज़ोल्यूशन की, जिसकी बुनियाद बना के फिर पाकिस्तान वजूद में आया। तो इट इज़ नीडलेस टू गो इंटू इट कि हमारी हिस्ट्री अलग है, खाने-पीने अलग हैं, पूतो-बाश और हर चीज़ से जिन्ना साहब ने मुस हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया।
तो सवाल तो ये उठता है कि जब पाकिस्तान बन रहा था और हिंदुस्तान का हिंदू अगर इतना ही इंतहा पसंद था, तो वहाँ पे हिंदुत्व की सियासत उस वक़्त क्यों नहीं हो रही थी? वहाँ पे हुँ, कोई आरएसएस के पीछे क्यों नहीं खड़ा हुआ था? हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो गांधी, नेहरू, पटेल, बोस इनके पीछे क्यों खड़ा था? वो कांग्रेस के पीछे क्यों था? वो आरएसएस के हिंदू महासभा के पीछे क्यों नहीं खड़ा था? अगर हिंदू इंतहा पसंद है, जब आप मुसलमान मज़हब के नाम पे अलग मुल्क बना रहे थे, तो हिंदुओं को भी चाहिए था कि वो भी कोई हिंदू पार्टी के ही पीछे खड़े होते, मगर ऐसा नहीं था। हमने अपने मुल्क की बुनियाद सेक्युलरिज़्म के ऊपर रखी, इक्वालिटी के ऊपर रखी। हमने किसी भी किस्म का कोई भी इम्तियाज़ी सलूक अपने शहरियों के साथ नहीं किया, आइन के अंदर टू स्टार्ट विथ। और इसके ऑपोज़िट पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, बात अगर वहीं पे रुक जाती तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसका जो एक ये कहें कंटिन्यूएशन जो है, उसी का ही एक तसलसल है, जो हमें आगे चल के इस हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा कि मज़हब की बुनियाद पे क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। लोगों ने जो है यहाँ पे आप मैं कहाँ से शुरू करूँ कि हम एक के बाद एक यहाँ पे जंगें मुसल्लत की गई हमारे ऊपर। फिर यहाँ पे मज़हब के नाम पे दहशतगर्दी हुई। मज़हब के नाम पे एक कौम को, उसके मानने वालों को ये बार-बार बावर कराया गया कि आप मुख्तलिफ हैं यहाँ के हिंदुओं से और आप इतने मुख्तलिफ हैं कि आप इनके साथ जुड़े ही ना। तो एक वैक्यूम जब किसी चीज़ के लिए क्रिएट हो जाता है, तो उसको फ़िल करने के लिए कोई ना कोई तो आता है। हिटलर यूँ ही तो नहीं आया ना, उसके लिए हुँ, भी एक वैक्यूम था, उसके लिए जगह थी और हुक्मरान जो होते हैं, वो किसी के सगे नहीं होते, वो एक्सप्लॉइट करते हैं अवाम के इन्हीं सेंटिमेंट्स को और उस वैक्यूम को जो कि एक इतने सालों में क्रिएट हो गया है, उसे फ़िल करने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हुई हैं यहाँ पे, उसके बाद में फिर आगे आज की जो सियासत है, वो हम देख रहे हैं। लेकिन ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है इंडियन सोसाइटी के अंदर और क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, तो हुँ, ये हुँ, क्रिएट किया गया है, तो आप देखेंगी कि ये जितनी तेज़ी से ऊपर गया है, उतनी ही तेज़ी से ये नीचे भी आ रहा है। अभी 2 महीने पहले जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए हैं, 1 ही महीने पहले बल्कि 4th ऑफ जून को, ये उसी की अक्कासी करते हैं कि अब हुँ, लोगों हुँ, ने कहा कि इनफ इज़ इनफ। आप बात ये करें कि हमारे बच्चों के लिए जॉब्स हैं कि नहीं हैं? हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है? स्कूलिंग है कि नहीं? हेल्थ है कि नहीं है? आप उसके ऊपर बात करें और एज़ अ रिज़ल्ट ठीक है, एक ऐसी पार्टी जिसको शायद पाकिस्तान में नहीं पसंद किया जाता है, हिंदुस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा सेक्युलर तबका उन्हें नहीं पसंद करता। उनको एक टर्म तो मिला है, लेकिन उसके साथ-साथ एक लेसन भी मिला है, कि अब आपको अवाम के जो असली जो उनके मसाइल हैं, उनके हल पे बात करनी होगी। इन हुँ। कंपैरिज़न पाकिस्तान के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आप वहाँ से आती हैं, तो आप बेहतर जानती हैं। जी। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में बताएँ जो रिसेंट दिनों में हम देख रहे हैं टीएलपी का अपराइज़ हो रहा है और माइनॉरिटीज़ के जो भी आप केस उठा लें अब तो ख़वातीन की तालीम के भी पीछे पड़ गए हैं और आए रोज़ ऐसा हो रहा है लगता है कि एक जो स्टेट है बिल्कुल गायब है। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इस पाकिस्तान को मज़ीद रेडिकल बनाने में किसका फ़ायदा हो रहा है? ये तो लाइक ऐसा लग रहा है कि एक बस तबाही की तरफ बस जा रहा है और वी आर जस्ट वी आर लाइक रेज़िंग आवर वॉइसेस लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि इसका फ़ायदा क्या है जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं जो पाकिस्तान के, उनको क्या फ़ायदा है इसका? अब ये तो वो ही बता सकते हैं कि मुल्क के मफ़ाद में अगर वो ये समझते हैं कि टीएलपी को एम्पावर करना, उन्हें एम्बोल्डन करना जो है, वो कैसे फ़ायदेमंद है। क्योंकि बहरहाल लेकर तो वही आए हैं इन्हें। हुँ, हुँ। 2018 में नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ जो है, इन्हीं को लाके खड़ा किया गया था। अब ये नासूर बन गए हैं, तो उसका जवाब भी वही आपकी जो नाम-नेहाद एस्टेब्लिशमेंट दे कि भई ये हुँ, इसमें हुँ। किसका फ़ायदा था इनको लाने में और आज अगर आप इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं, तो उससे उसमें कोई फ़ायदा है या नुकसान है मुल्क का? बहरहाल हुँ, मैं मुख्तसर सी बात करते हुए यही कहूँगा कि पाकिस्तान
ऐसा ही बनना था। जिस मुल्क की बुनियाद को लेकर ही कोई क्लैरिटी ना हो, राइट फ्रॉम डे वन। पहले तो ये कि क्या मज़हब के नाम पे मुल्क बनाया जा सकता है? पहला सवाल इसी पे आ जाएँ आप। तो उसका जवाब ये है कि आज के ज़माने में जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स का ज़माना है, पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम मज़हब के नाम पे मुल्क बनाएँगे। उन्होंने तो मज़हब और मुल्क को जो है दोनों को ऐसा उन्होंने पिरोया कि आज तक पाकिस्तान के अवाम ये फैसला ही नहीं कर पाए कि भाई हम इस मुल्क को हमने बनाया क्यों था? और बनाया था तो क्या वो जो जिन जिन मकासद के लिए बनाया था, क्या वो पूरे हुए या नहीं? वैसे ही सवाल टीएलपी वाले भी पूछते हैं कि आपने ये क्या है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। रिपब्लिक तो एक सेक्युलर स्टेट होती है। उसके अंदर ये इस्लामिक कहाँ से तड़का लगा दिया? कन्फ्यूज़न है लोगों में। अब क्या कहें जी कोई इसके ऊपर मैं ज़्यादा क्या कहूँ अब आपको? 1956 में मेरा ख़्याल है कि इस्लामिक ऐड किया गया था। उससे पहले भी आपके ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन देख लें 49 का, उसके अंदर ये है कि आप उसके इनिशियल लाइन्स अगर पढ़ने की कोशिश करें, तो डेमोक्रेसी के अंदर सॉवरेनिटी जो होती है, वो तो इट लाइज़ विद द पीपल। लेकिन वहाँ पे सॉवरेनिटी अल्लाह को दे दी गई। अब अल्लाह कैसे एक्सरसाइज़ करेंगे सॉवरेनिटी को? तो ये भी एक सवाल का जवाब देना था। तो उसके सेकंड पैरा में उन्होंने कह दिया कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो होंगे, उनके ज़रिए ये एक्सरसाइज़ होगी। यानी लोगों को ये हक होगा कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का इंतखाब कर सकें। लेकिन उसकी अगली ही शिक में ये भी कह दिया गया कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो कि कुरान और सुन्नह के खिलाफ हो। तो फिर एक हाथ से आपने उनको सॉवरेनिटी दी, पहले अल्लाह को दी, फिर अवाम को दी, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को दी और फिर उनसे छीन भी ली, कि आप कोई ऐसी कानून साज़ी भी नहीं कर सकते। एक डेमोक्रेटिक स्टेट में तो विल ऑफ द पीपल एक्सरसाइज़ होती है, इसके अलावा कोई दूसरा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हुँ, तो एक कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया गया कौम को राइट फ्रॉम डे वन। आप ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन से पहले चले जाएँ, जिन्ना साहब की जो स्पीचेज़ हैं, जब उन्होंने 11 अगस्त की उनकी स्पीच है जिसमें वो ये कहते हैं कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चगाहों में जाने के लिए, रियासत को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मज़हब क्या है। फिर जो है जनवरी 1948 में वो कराची बार काउंसिल में कहते हैं कि हमारा तो आइन 1400 साल पहले ही लिख दिया गया था। हुँ? तो फिर हुँ, ठीक है, तो फिर कोई ये सवाल तो उठाएगा कि भाई पाकिस्तान को लेके पाकिस्तान कैसा होता? पाकिस्तान ठीक वैसा ही है जैसा कायदे-आज़म बनाना चाहते थे, कि वो खुद कन्फ्यूज़न के शिकार थे। उनके पास जो मौलवी हज़रात आए, जिस मकतब फ़िक्र के आए, उन्होंने उनको वही वादा कर दिया जो वो सुनना चाहते थे। अब पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद भी उसी का ही एक कंटिन्यूएशन है जो आज हम देख रहे हैं। हुँ, हिंदुस्तान ने आइन बना लिया, आप से 73 तक आइन नहीं बना, जिसके ऊपर आप चल सकें मुत्तफ़िक तौर पे। एक ऐसा आइन तो 26 साल लग गए। हमारे यहाँ पे लैंड रिफ़ॉर्म्स हो गए, लोगों को उनकी हक़ मलकियत मिल गई। ऐसे-ऐसे लोग जिनकी पीढ़ियाँ मुज़ारे जाती थी, उनको उनकी ज़मीन की हक़ मलकियत मिली। पाकिस्तान में तो एजुकेशन जो है, वो आज भी भी बहुत आधी से ज़्यादा कौम मुज़ारे जा रही है। 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार एकड़ के यहाँ पे काश्तकार बैठे हैं। मुमकिन नहीं है जी 30-40 हज़ार एकड़ ज़मीन के ऊपर एक चक्कर लगाकर आना, देख कर आना कि हमारी ज़मीन कहाँ-कहाँ तक है। लेकिन वहाँ हुँ, पे ये मुल्क बना है, किस चीज़ के लिए बना है, वो तो आपके बड़े जो आज बैठे हैं, वो ही बता सकते हैं। इतना तो तय है कि जैसे पाकिस्तान को आपने चलाया इन 76 सालों में, ये मुल्क आगे वैसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि अब ना यहाँ पे कोई इस रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। हो गए जो होने थे, ग्रेट पावर्स आ गईं, आकर चली गईं। अब आपको कमाई करनी पड़ेगी। हाड़-तोड़ जो मेहनत होती है, वो तोड़ने पड़ेंगे जाके खेतों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह पे। अब आप फिर उससे पैसा कमा सकते हैं। आपको यूँ ही डॉलर नहीं मिलेंगे बाहर से, जो पहले मिल जाते थे। हुँ? हुँ। तो बहुत सारी बातें हैं जी। एक-एक करके अगर आप पॉइंटेड क्वेश्चन्स करें तो फिर मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। कोई फ्यूचर में कोई पॉलिटिशियन ऐसा नज़र भी नहीं आता जो कि
कोई इतना इस काबिल हो कि पाकिस्तान को किसी सही डायरेक्शन पे लेके जाए। इमरान खान से मुझे पर्सनली बड़ी उम्मीदें थी, बट ही टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। इमरान खान साहब ने जो ख्वाब दिखाए थे आवाम को और जितना हाई मॉरल ग्राउंड उन्होंने लिया था, उसके बाद जिस तरह के मामलात में उनकी आजकल पेशी हो रही है कोर्ट में, तो मैं उस पे कोई क्या ही कहे फिर। मसलन आप हर बात-बात के ऊपर जो हैं, आज के ज़माने में बैठे हुए ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हैं, दुनिया देखी है, वेल रेड, वेल ट्रैवल्ड, वेल एजुकेटेड आप इंसान हैं और आपके पास एक ऐसी आवाम जो कि बिल्कुल अनपढ़ है ज़्यादातर। आपको उन्हें समझाना चाहिए था अपने जैसा कि एक बाप अपने बच्चों को समझाता है और उन्हें कहना चाहिए था कि मेरे बच्चों हमसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। हमने इन 76 सालों में बहुत कुछ गँवा दिया, मुल्क का आधा हिस्सा गँवा दिया, उसके बारे में सच बताना चाहिए था। ये भी बताना चाहिए था कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स कैसे रन होती हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर अवाम को हुकूक किस तरह के मिलने चाहिए। आपको चाहिए था कि आप कोई एक कंसेंसस डेवलप करते। आप अपने दरमियान अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोज़िशन के दरमियान और मुल्क को कोई सही सिमत में लेके जाते। कहाँ से कोई शुरू करे इनके ऊपर? ये पहली बात तो ये मिसाल देते हैं, चले जाते हैं जो हैं प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और सहाबा के दौर में वहाँ से मिसालें लेकर आते हैं जो कि आज के ज़माने में प्रैक्टिकल ही नहीं है बहुत सारी चीज़ें सॉरी टू से। और हुँ, आप कौम को जो कौम पहले से ही अनपढ़ है, जाहिल है, उन्हें आज के सटल नुआंसेस ही नहीं पता एक मॉडर्न स्टेट की, आप उनको मज़ीद पीछे धकेल रहे हैं कि तुम यहाँ ना मरो, तुम और पीछे जाके मरो कहीं। तो जितना नुकसान पाकिस्तान के मौलवी हज़रात ने पाकिस्तान का नहीं किया, उससे कहीं बड़ा नुकसान ये जो लिबरल तबका है पाकिस्तान का, जिसके हाथ में इक़्तिदार था, जिनके पास में अवामुल नास का सपोर्ट था, इन्होंने किया। मिसाल देते थे कि जी हमारे साहबा, हमारे जो हैं हमारे जो खलीफ़्स हुए हैं, उन्होंने कितनी आला दर्जे के वो इंसान रहे और कैसी-कैसी उन्होंने मिसालें पेश की। जो भी बात मुसलमानों को समझानी हो, आप अगर ये कहें कि बेटा चोरी करनी है तुमने, तो चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है और दुनिया में कोई नहीं करता। हर मुल्क के अंदर इसे बहुत बुरी चीज़ समझा जाता है। उसके लिए भी मुसलमानों को ये बताना पड़ता है कि फलाँ-फलाँ हदीस में फलाँ-फलाँ चीज़ ये जो ये बताई गई थी कि चोरी करना गलत बात है, तब वो उनके ज़हन में बात बैठती है कि आपको माँ-बाप की इज़्ज़त करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। ये तो एक बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको समझाने में आपको किसी मज़हब का सहारा नहीं लेना पड़ता। बदकिस्मती से पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर जो है इसके लिए भी हदीस में जाना पड़ता है कि अगर मैं तो कभी-कभार सोचता हूँ कि शुक्र है हदीसों में कुछ चीज़ें बयान हैं, अगर ना होती तो फिर इनको ये मानते ही नहीं। ये तो कहते कि नहीं जी हम तो हमारी हदीस में तो नहीं लिखा, हम तो करेंगे। तो ये जिस इनका ये काम बनता था कि ये थोड़ा-सा एजुकेट करते लोगों को, इस मॉडर्न दुनिया से पाकिस्तानी अवाम को जोड़ते, इन्हें पता चलता कि भाई दुनिया कहाँ पहुँच गई है, आप कहाँ पर हैं। इन्होंने तो मज़ीद उन्हें जो है और 200-300 साल पीछे धकेल दिया। तो ऐसे शख्स के हुँ। बारे में और फिर वो देखें घड़ियाँ जो तोहफ़े में मिली हों, किसी हदीस में, किसी आइन में कहीं पर भी लिखा हो, ना लिखा हो, भाई कोई तोहफ़ा आपको देता है, आप उसको बेच के पैसे थोड़ी ना लेकर आते हैं घर में। कौन-सा मॉरल हाई ग्राउंड और कौन-सी उम्मीदें फिर पाकिस्तान के अंदर कोई इमरान खान से लगाए। मैं तो उन लोगों को सैडली ये कहूँगा कि भाई तुमने कितनी बड़ी गलती की ऐसे एक ऐसे मॉन्स्टर को तुमने क्रिएट कर दिया, जिसे आपने जिससे आपको बहुत ज़्यादा तवक्कुआत तो थी मगर वो किसी भी जो है एंगल से उसके काबिल ही नहीं था। आप ऐसी कोई चीज़ मतलब बताएँ आपने जो आज नोटिस किया कि इमरान खान के पीछे पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। उसकी हुँ, आपको कोई वजह समझ आती है? क्योंकि ये सब कुछ तो वो हर चीज़ को इग्नोर करने पर तैयार हैं और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आती कि उन्हें मतलब मैं भी इमरान खान की सपोर्टर रही हूँ, बहुत अरसे तक रही हूँ और मैंने 2021 में इमरान खान को छोड़ा जब एक कादियानी उन्होंने मेरा ख़्याल है फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने फायर किया।
मज़हबी जमातों के प्रेशर पे उसके बाद ख़वातीन मार्च हुआ पाकिस्तान में, और मुझे बहुत उम्मीद थी इमरान खान वुड बी ए फेमिनिस्ट, बट उनका बयान आया कि औरतों को घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई बिकॉज़ आई एम अ फेमिनिस्ट, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आई स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हिम एंड देन फाइनली आई क्विट पीटीआई। बट अभी भी आप पाकिस्तान में अगर इमरान खान को निकाल के इलेक्शन लड़वाएं तो ही वुड गेट इलेक्टेड। तो लोगों को अभी तक समझ नहीं आई है, तो इसकी क्या आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकली इमेच्योर कौम है, या यहाँ पे इतने इलेक्शंस नहीं हुए हैं, हर 2 साल बाद गवर्नमेंट डिस्टरप्ट हो जाती है और मार्शल आ जाता है, लाइक लोगों में पॉलिटिकल सेंस नहीं है, या लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि दे थिंक ही इज द मसाया एंड ही इज गोइंग टू फिक्स एवरीथिंग। और इमरान खान ने इंप्रेशन भी ऐसा ही दिया है, आप क्या समझते हैं? सबसे बड़ा क्योंकि फैक्टर तो ये है कि इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम ने एक कल्ट बना दिया है। जब कोई इंसान कल्ट की शक्ल इख्तियार कर ले, तो फिर तो अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एक लफ्ज़ का अभी यहाँ पे इस्तेमाल किया, कादियानी फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया। अव्वल तो ये कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर अहमदीज़ को कादियानी कहना नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है इस हद तक, इस बात को बिना समझे हुए कि कादियानी एक बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड है, मगर फिर भी अवामुल नास के अंदर उसे इस तरह से फैला दिया गया है, नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है कि आपसे भी जो है, आप मुमकिन है ना चाहती हो, लेकिन फिर भी आपकी ज़बान से ये लफ़्ज़ जो है, ये जो है ऐसे ही निकला। आई आपने कह दिया। अपोलोजाइज, आई एक्चुअली डिड नॉट नो अबाउट इट। मैंने कभी इन चीजों में इतना, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता, बट आई डिड नॉट नो कि इट्स अ डेरोगेटरी, सो आई वुड अवॉइड यूजिंग द वर्ड, आई यूज अहमदी। थैंक्स फॉर अच्छा, करेक्टिंग। आपको सच में नहीं पता था इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता था। रियली? ओके। या जी, अहमदीज़ जो हैं, उन्हें जो है डेरोगेटरी तौर पे कादियानी कहा जाता है। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप यूएस में एन वर्ड को यूज़ करें। ओह रियली, आई येस, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इट, अगर आप वैसे देखें तो। तो मगर ये देखें ना, अब आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। ये अवाम के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ किया गया कि अब ये नॉर्मलाइज़ हो चुका है, ये बहुत ही एक आम लफ़्ज़ बन के रह गया है और लोग इसमें कुछ बुरा देखते भी नहीं हैं। तो हम्म आप बात कर रही थी इमरान खान की, हम्म तो हाँ जी, वो एक कल्ट बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने देखें अपना इम्प्रेशन किस तरह से दिया। हाथ में हर वक़्त जब भी वो पब्लिक में कहीं होते तो एक तस्बीह रखते। जब भी वो कोई बात करते अवाम के अंदर जाके तो हमेशा जो है रिलिजियस वर्ड्स का, फ्रेजेज़ का इस्तेमाल करते। अवाम के जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, ये अवाम इतनी पीछे क्यों रह गई है? उन्होंने उन उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर ऐसे-ऐसे मौलवी हज़रात का सपोर्ट किया जो ये कहते थे कि कोरोना जो है, वो तो औरतों के कम लिबास से आती है। कभी उन्होंने जो है ये कहा कि अगर आप जो हैं रात को घर से बाहर अकेली क्या कर रही हैं? अगर आपके कपड़े तंग होंगे, कम होंगे, तो फिर आपका रेप नहीं होगा तो क्या होगा? जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बात करने लगे और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो शख्स पाकिस्तान में ही रहा हो, कुएँ का मेंढक हो, वहीं की जो है तालीम उसने ली हो, सरकारी स्कूलों के अंदर और इस्लामियात की दर्स उसने जाके वो दे लोगों को, तो फिर तो बात समझ में भी आती है। लेकिन एक ट्रूली हर फॉर्म में एक वेल रेड, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रैवल्ड बंदा, दुनिया देखी हो जिसने, वो जब इस तरह की बात करता हो, तो एक सवाल उठता है कि वो क्यों कर रहा है? और उसका जवाब जो है घूम फिर के एक ही चीज़ पे आके रहता है कि वो इंसान पॉपुलिस्ट है। वो वही बात करना चाहता है जो कि अवाम सुनना चाहते हैं। क्योंकि उसका मकसद इस अवाम के ऊपर हुक्मरानी करने का है, उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि वो इस मुआशरे के अंदर कोई रिफ़ॉर्म लेकर आना चाहता हो। क्योंकि अगर रिफ़ॉर्म की उसकी कोई ख़्वाहिश होती, तो वो शुरू दिन से इलेक्शन में उतरने से पहले ही वो कुछ रिफ़ॉर्म्स की बात करते, कभी नहीं की।
सहाबा इकराम के दौर में चले गए, उन्हीं की ही मिसालें दी, उन्हीं की ही दुनिया जो थी पुरानी 1300-1400 साल की, उसी के ही ख्वाब दिखाए अपने लोगों को कि तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें उस कौम से जोड़ूँगा जो दुनिया के अंदर इस वक़्त सबसे ज़्यादा तरक्की पज़ीर है। कभी नहीं कही उसने वो बात। तो वो इंसान एक ऐसी कौम जिसकी रग-रग से वो वाकिफ़ हो, वो जानता है कि मेरी ऐसी कौन-सी बात कहने से अवाम के अंदर मेरी मज़ीद पॉपुलैरिटी होगी, वो वही बात करता था। तो ऐसे इंसान से कोई उम्मीद लगाए, मुझे तो तरस उन लोगों के ऊपर आता है, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ? और वो एक एंड ऑफ द डे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? इलेक्शन हों, मुमकिन है वो शख्स जीत भी जाए। लेकिन उससे पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे। पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए कोई अज़्म इस्तेहकाम, कोई रद्दुल फ़साद या कोई ऐसे ऑपरेशंस करने से नहीं होगा। आपको अपने मुल्क की जो आपकी फाउंडिंग आपकी आइडियोलॉजी है, उसके अंदर जाके देखना होगा कि आपने कहाँ जो है रास्ते से आप जो है भटक गए थे, आपको क्या बनना चाहिए था, आप क्या बन गए। आपको अपना अपना करिकुलम चेंज करना होगा। अगर बच्चों को आप इस्लामियात के नाम पे जो है एक डिवाइसिव सोसाइटी की तरफ लेकर जाएँगे, मज़हब ठूस-ठूस के अंदर उनके अंदर भर देंगे आप। इस हद तक कि यूनिवर्सिटी में आपका साइंस का ही कोई स्टूडेंट क्यों ना हो, उसको भी कुरान के ऊपर जो है पूरी एजुकेशन होनी चाहिए, उसका एग्ज़ाम होगा इस्लामियात के ऊपर भी। तो अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो फिर उसके अंदर रैशनैलिटी कहाँ से आएगी? वो साइंटिफिक टेम्पर कैसे डेवलप होगा? वो तो एक मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होगा। एक तरफ मज़हब है, जिसकी तालीमात कुछ और हैं, एक तरफ साइंस है, जिसकी तालीमात कुछ और है। आप किसी भी शोबे में चले जाएँ, पाकिस्तान के अंदर ये कन्फ्यूज़न हर जगह पर दिखाई देता है। लोगों को इल्म ही नहीं है कि भाई दुनिया कितनी बदल गई है और तुम कहाँ खड़े हो? पाकिस्तान के लोगों में ये भी है कि एक मैजिकल थिंकिंग पे वो बिलीव करते हैं कि अल्लाह जो है वो सब एक हीरो फिगर आएगी इमरान खान की शक्ल में और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। थियोलॉजी जो जो हमारी जो करिकुलम में बहुत पढ़ाई जाती है, आप इंडिया के बारे में बताएं कि वहाँ पे अगर थियोलॉजी को स्कूलों में इस तरह से पढ़ाया जाता है, जो इमरान खान ने आके बेड़ा गर्क कर दिया, बहुत ज़्यादा घुसेड़ दिया। और उसके अलावा पिछले 10 10 सालों में मैंने देखा है कि मज़हब का इस्तेमाल हर प्रोफ़ेशन में, हर आपने क्रिकेट में देखा, जो हमारी क्रिकेट टीम है वो तबलीगी जमात लगती है और अगर दे अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जब भी लोग रिलिजन को एज़ अ वेपन इस्तेमाल करते हैं, जब अकाउंटेबिलिटी उनको दे डोंट वांट टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, फॉरेन रिलिजन को बीच में ले आएँगे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, हर हर इंसान। तो जो मज़हब को इतना ज़्यादा इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, वो अब आपको लोगों के बिहेवियर्स में नज़र आता है। इसलिए एक जो है ना रिवर्स गियर में कंट्री चला गया। जो आप कह रहे थे कि इमरान खान तस्बीह लेके, तो ये बेनज़ीर भुट्टो भी तस्बीह लेके फिरती थी। उससे पहले ज़िया उल हक ने भी वही एक इस्लामी अ, जो अ, जो भी खलीफा का एक रूप धारा हुआ था। तो ये हमारे पॉलिटिशियन पिछले 30-40 सालों से ये कर रहे हैं और अब आवाम में आपको वो नज़र आता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी काफ़ी लंबा आपका सवाल है। पहले तो मैं हिंदुस्तान के बारे में आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है। मेरी पूरी स्कूलिंग हिंदुस्तान से हुई है और इसलिए मैं अपने दिल पर हाथ रख के आपको इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि हमारे स्कूलों के अंदर आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस ये 4 सब्जेक्ट जो हैं, ये तो कंपल्सरी हैं ही हैं। 5वाँ जो सब्जेक्ट है दैट डिपेंड्स कि आप हिंदुस्तान के कौन-से इलाके में रहते हैं। मसलन और ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, ये चारों इंग्लिश के अंदर हैं। 5वाँ सब्जेक्ट आपका हिंदी होगा अगर आप शुमाली हिंदुस्तान में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं, वो हिंदी ज़बान बोलने वाले हैं। फिर अगर आप जम्मू-कश्मीर में हैं, तो आपका उर्दू होगा, पंजाब में हैं, तो पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, इस तरह से है, बंगाल में बंगाली। उसके साथ-साथ आप सीबीएसई स्कूल्स में चले जाएँगे, तो आपको कुछ स्टेट्स जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, महज़ टूटी-फूटी ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी आपको हिंदी सिखाई जाती है,
अप टू द लेवल ऑफ 10th स्टैंडर्ड। हुँ, उसके हुँ। बाद में फिर ये सब्जेक्ट्स आप पीछे छोड़ के और आप एक स्ट्रीम का जो है इंतखाब करते हैं। मसलन आपने साइंस की तरफ जाना है या आपने कॉमर्स में जाना है, साइंस के अंदर भी आपने इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल आपने करना है, फिर आर्ट्स है, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ पे मज़हबी तालीम स्कूलों के अंदर बिल्कुल नहीं दी जाती, हुँ। नॉट इवन अ, 1%। हुँ, आपको ऐसा इसीलिए मेरी क्लास में मेरे साथ पढ़ने वाले मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियंस भी थे और हम आपस में इतने अच्छे दोस्त थे, हमें कभी एहसास ही नहीं था इस बात का कि हमारा मज़हब क्या है। लेकिन हाँ, आज लोगों को आपका रिलिजन क्या है, ये बात जो है उनके ज़हन में ज़रूर आ गई है बच्चों के। क्योंकि एक देखें जी वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, दुनिया भर के अंदर जो इवेंट्स होती हैं पॉलिटिकली उन पे उनकी ज़्यादा अवेयरनेस है। फिर सोशल मीडिया पे जिस किस्म का एक नफ़रती ज़हर भी बेचा जाता है, मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर भी पॉलिटिशियंस भी बयान देते हैं, तो इससे कोई भी समाज जो है वो इम्पैक्टेड तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो उसका होता ही है, वो उससे अछूते आप रह नहीं सकते। तो वो असर तो होता ही है। लेकिन बाय एंड लार्ज हिंदुस्तान की सोसाइटी आज भी सेक्युलर है और वो सेक्युलर इसीलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। ये भी मैं कहता चलूँ क्योंकि वो हुँ, फितरत से ही ज़्यादातर जो हिंदूज़ हैं वो सेक्युलर ही हैं। आपको ऐसे भी हिंदूज़ मिलेंगे जो अपने आप को एथीस्ट कहते हैं। ये हिंदुइज़्म के अंदर ही है कि आप अपने आप को एथीस्ट कहकर भी आप हिंदू हो सकते हैं। हुँ, हुँ। हमारे यहाँ ऐसी दर्जनों मिसालें आपको मिलेंगी कि लोगों ने कहा भाई मैं नहीं मानता ईश्वर को, तो किसी ने इस बात को लेके उनका गला नहीं रेत दिया। आप कह सकते हैं भाई मैं नहीं मानता किसी भगवान को या आप घरों के अंदर बैठ के बात कह दें तो मुमकिन है आपके बड़े हँस देंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कहेगा। तो आप नास्तिक होकर भी हिंदू हो सकते हैं। एक बात तो ये। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तानी सोसाइटी की तरफ, जो आपका सवाल था कि इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज़ेशन हो गई है, लोग समझते हैं कि ऊपर से कोई फरिश्ता आएगा और आपके तमाम दुःख, दर्द, तकलीफ़ें जो हैं अपने साथ बोरे में बाँध के ले जाएगा वो और तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। हमारे यहाँ पर भी ये सोच जो एक एक रिलिजियस थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर नेशनलिज़्म भी रिलिजियस नेशनलिज़्म आपको इस वक़्त उफ़ान पे मिलेगा, कहीं पे भी आप देखें। तो ऐसे में फिर लोगों को एक इंसान के पीछे लगा देना और ये कह देना कि जी ये इसी के पास है इस ताले की चाबी, तमाम आपके दुःख दर्द इसी में है, यही यही खोल सकता है ये। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव सोच है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, मुल्क चलते हैं इंस्टीट्यूशन से। अगर आपकी जुडिशरी, आपकी पुलिस, आपकी फ़ौज, आपके स्कूल्स, आपके जो हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये इंटैक्ट हैं और इनके अंदर आप ये कहें रैशनैलिटी है, इनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर है, तो ये मुल्क तरक्की करेंगे अपने आप में। आपको कोई आप उनमें उन आप कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का ये फ़र्क है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस अब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए हैं, वो इंटैक्ट हैं। व्हेयरएज़ पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस सिर-ए-फ़हरिस्त जो आपका जो तालीमी इदारा है, वही कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो फिर उसका एक आपको जो रिज़ल्ट है, वो तो आपको सामने दिखाई ही देगा। माफ़ करें आपका दूसरा सवाल कुछ और था, थोड़ा लंबा हो गया था, वो आप ज़रा दोबारा रिपीट करें एक दफ़ा। मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने क्या क्वेश्चन किया था। मेरा ओके। ख़्याल है कि आई एम सॉरी कि वो बहुत लंबा था। अच्छा, अब वो जो आपने पहले कायदे-आज़म की जो स्पीच मेंशन की थी आई थिंक 11 अगस्त की, राइट? हुँ, हुँ। कि आप अब आज़ाद हैं अपने मस्जिद में, मंदिर में जाने के लिए। उससे पहले जो पाकिस्तान की डिवीज़न इस बेसिस पे कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग कौमें हैं, वो इकट्ठे नहीं रह सकती। तो अचानक क्या हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान बनता है, तो अब आप इकट्ठे रह सकते हैं और आप अब आज़ाद हैं। लेकिन हमने जो देखा वो बिल्कुल उसके ऑपोज़िट था कि इंडिया में हम देखते थे कि हिंदू-मुस्लिम की शादियाँ हो रही हैं। हमें बॉलीवुड में इतना इंटरेस्ट था, हम मूवीज़ देखते थे कि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान इन सब की जो शादियाँ हैं वो हिंदू घरों में हुई हैं। या कोई भी हिंदू-मुस्लिम की शादी इंडिया में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उसके बरअक्स एक जो हिंदू माइनॉरिटी है उनके खिलाफ नफ़रत थी।
क्रिश्चियंस के लिए भी एक बड़े डिरोगेटरी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे, चूड़ा किया जाता था। अब जो आपने पॉइंट आउट किया, कादियानी कहा जाता है। तो यहाँ पे पूरा कहा जाता है, मेरा आज भी कहा जाता नहीं था, आज नहीं, आज आज भी कहा जाता है। जी, कहा जाता है। जी। बचपन में हमने देखा है, लेकिन अब भी कहा जाता है। हुँ, हुँ। तो इसकी यही वजह है कि अब मैं देखती हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपके करिकुलम में, पढ़ाई में रिलीजन नहीं था, और हमें बचपन से ही बताया जाता है कि दिस इज बेशक क्लास में क्रिश्चियन बच्चे हों या हिंदू बच्चे हों, उनको भी वो आयतें याद करनी पड़ती हैं, और वो बड़े मार्जिनलाइज्ड होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही एक बेसिक डिफरेंस है कि दो सोसाइटीज डिफरेंट हैं, कि स्कूलों से ही माइंड मेकिंग इस तरह की जाती है कि जब आप बड़े होते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि वो सोसाइटी एक नॉर्मल सोसाइटी बने, वो रेडिकलाइज सोसाइटी ही होगी। और अब जी, तो स्कूल का और जो मदरसे का करिकुलम है, उसमें तो कोई फर्क करना, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, थैंक्स टू इमरान खान। तो बिल्कुल। आप पिछले सवाल में ये भी आपने बात कही थी, सॉरी मुझे याद आ गई वो अब, कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी के अंदर जो है एक रिलिजियोसिटी बहुत ज़्यादा इंड्यूस कर दी गई है। हर बात के अंदर जो है रिलिजन को डाल दिया गया है। तो इसकी एक मैं बड़ी अच्छी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मैं लाहौर में था और मेरे एक दोस्त थे, मुझे 4-5 दिन हो चले थे लाहौर में रहते हुए, तो एक दोस्त थे, उन्होंने आना था मिलने के लिए, तो वो कहते हैं जी कि मैं आपके पास 11 बजे पहुँच जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया और मैं लॉबी में, होटल की लॉबी में उनका वेट कर रहा था। फिर उनका फ़ोन आया कि अरविंद भाई, मैं ज़रा कहीं पे जो है फँस गया हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं आपसे 1 डेढ़ घंटे में आपके पास पहुँचता हूँ और फिर आपसे मुलाकात होती है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उनका 1 घंटे भर में फ़ोन आया, माफ़ करें जी, बस मैं कहीं पे मुझे टाइम लग गया है और ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है, इंशाअल्लाह बस मैं 1 घंटे में पहुँच गया। तो उनका बार-बार फ़ोन आए, घंटे डेढ़ घंटे में, वो शाम को 5-6 बजे के करीब वो आए मुझसे मिलने के लिए, जो सुबह आना था, और हर बात जब भी उनका फ़ोन आए, इंशाअल्लाह बस मैं रास्ते में ही हूँ और पहुँचने वाला हूँ और ये वो। वो जब आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप बात-बात पे ये कह रहे थे, इंशाअल्लाह मैं पहुँचने ही वाला हूँ, इंशाअल्लाह बस मैं आ गया। तो क्या आप घर से निकल गए थे मुझे मिलने के लिए? या आप जहाँ कहीं भी बैठे थे वहाँ से आपको यहाँ आने में जो 7 6-7 घंटे लग गए, क्या आप वाक़ई में अपने घर से या जहाँ कहीं भी थे वहाँ से निकल चुके थे और इतना वक़्त आपको रास्ते में ही लगा कि आपको बार-बार इंशाअल्लाह कहना पड़ा कि बस मैं ट्रैफ़िक में फँस गया हूँ, मैं आने वाला हूँ? या फिर आप सारे दिन कुछ और काम कर रहे थे, तो और आपने जो है जानबूझ के मुझे बार-बार ये बोल रहे थे कि इंशाअल्लाह बस मैं आ गया जी। इतनी देर में तो बंदा इस्लामाबाद से लाहौर आ जाए, आप विदिन लाहौर नहीं आ पाए। तो उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो सच तो ये है कि वो अपने घर से निकले ही नहीं थे मुझे मिलने के लिए। जी। लेकिन हर बात-बात के ऊपर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहना, ऐसा लगता है कि कितने पाकीज़ा किस्म के, प्योर किस्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, कि आप बात करें तो किसी से पूछें, मसलन मैं आपसे पूछूँ मदीहा आप कैसी हैं? तो आप कहेंगी अरविंद मैं बहुत अच्छी हूँ। लेकिन वहाँ पे मुसलमानों का जो एक इज्तिमाई करैक्टर मैंने जो देखा है, कि आप पूछें उनसे कैसे हैं? तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ये है, वो है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कितने प्योर पाकीज़ा लोग हैं ये। कितना अच्छा मुल्क है, कितनी इनके अंदर जो है मज़हबी तालीमात कूट-कूट के भरी हुई है, इनसे ज़्यादा अच्छा आदमी तो हो ही नहीं सकता। फिर जब आप उनके साथ थोड़ा-सा वक़्त बिताते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो तो अंदर तक दलदल में धँसे हुए हैं। उनके अंदर वो तमाम बुराइयाँ हैं जो कि वैसे ही किसी इंसान के अंदर हो सकती है, तो मगर फिर भी उनकी ज़बान पे ना ये इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सब टर्म्स रहते हैं। तो इससे इंप्रेशन ये जाता है कि ये इनसे ज़्यादा पाकीज़ा लोग शायद दुनिया में है ही नहीं कोई। और मैं ये सोचता हुँ, हूँ कि यार तुम क्यों इन इन अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल ही क्यों करते हो? मैंने तुमसे पूछा कैसे हो? तुम कहो यार मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? इतनी तक की बात रखते हैं। हर बात-बात के अंदर रिलिजन को क्यों घुसा देते हैं? टाइम पूछ लें किसी से, टाइम क्या हुआ है? तो वो ये नहीं बताएगा कि टाइम एक्चुअल में हुआ क्या है वैसे ही, ठीक है? वो बताएगा जी कि अ
इस वक़्त जो है नमाज़ कौन-सी जो है पढ़ी जाने वाली है। उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वो आपको टाइम बताएगा। कहाँ से आ रहे हो? मस्जिद से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मस्जिद जा रहा हूँ। हुँ, तो इंप्रेशन ऐसे जाता है कि यार इस मुआशरे में भी कोई बुराई हो सकती है क्या? जबकि आप हुँ, देखेंगे तो उनमें वो तमाम बुराइयाँ हैं जो दुनिया की किसी सोसाइटी में है और मुमकिन है उस उनसे कहीं 2-4 ज़्यादा ही हों। मगर वो चोला जो ओढ़ के वहाँ फिरते हैं ना, उस पे देखकर तो फिर इन सब चीज़ों की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। फिर ऐसे ही बनो हुँ, भाई जैसे हम हैं वैसे आप रहें फिर। अपने आप को अगर आपने लैंड ऑफ प्योर कहा है और इतने प्योर अल्फाज़ का आप इस्तेमाल करते हैं, सो यू बेटर बी प्योर देन। अब या सवाल ये नहीं है सवाल ये नहीं है कि इमरान खान ने क्या वही सब किया? अब उनसे पूछ लें ये तो भाई नवाज़ शरीफ के टाइम पे भी होता था। ये तो जो है बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पे भी होता था। मगर आपने कहा दैट यू आर अ पार्टी विद डिफरेंस। आप उन तमाम चीज़ों को नहीं करेंगे जो कि माज़ी में होती आई थी, इसीलिए तो लोगों ने आपको वोट दिए थे। अगर आप ये दलील हुँ, देंगे कि नहीं पहले भी होता था, तो फिर आपने ये ख्वाब क्यों दिखाया तब्दीली का? हुँ, तो जी। सारे ही ऐसे हैं जी, इस हमाम में सारे लोग नंगे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। या जो आप कह रहे हो ना, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो लोगों ने गुलाफ चढ़ाया हुआ है मज़हब का अपनी इनकॉम्पिटेंसीज़ को छुपाने के लिए, जो आप बता रहे हैं कि वो नहीं आया टाइम पे, जस्ट टू हाइड हिज इनकॉम्पिटेंस, कि अल्लाह ने नहीं चाहा, ठीक है? लेकिन दूसरी ये कि रिलीजियस एग्ज़िबिशनिज़्म भी बहुत है, कि हुँ, एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आपका रिलिजन जो है वो सच्चा रिलिजन है, बाकी सब झूठे हैं। और तो वो आपको बात-बात पे जो मज़हब का है ना, वो बताना ये भी होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। या अगर आप किसी से पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो वो ये भी नहीं कहेगा मैं ठीक हूँ, कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि ये कोई जवाब तो नहीं हुआ। और मुझे भी काफ़ी उलझन होती है कि अगर आपने सुभान अल्लाह कहना है, तो आप अपने दिल में कह लें, लेकिन नॉर्मल कन्वर्सेशन करें। लेकिन ये अनफॉर्च्युनेटली हमारी जो सोसाइटी है, वो अब नेक डीप दलदल में है, तो जी, वो निकलने का इम्पोज़ हमें कोई करते रास्ता हैं। नहीं। आप ठीक जी, कह रही हैं बिल्कुल, अपनी रिलिजियस आइडेंटिटी को असर्ट करना, उसको इम्पोज़ करना, सामने वाले के ऊपर हावी हो जाना, वो इस चीज़ इन ये सब टैक्टिक्स होती हैं। इसका जी, कोई वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मगर ये लोग जब मुल्क से बाहर जाते हैं ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि उस सोसाइटी में रहकर जो जो आपने जिस तरह से एक एक इस्लामिक लिबास ओढ़ के आप घूमते-फिरते हैं, बाहर जाके देखते हैं, भई इस दुनिया के अंदर तो उसकी कोई कदर ही नहीं है। उन्हें फिर एहसास होता है कि भाई हम तो जहाँ से आए हैं, वही जगह अच्छी है। तो वो सारी ज़िंदगी बेचारा जो एक पाकिस्तानी या मुस्लिम ये कह लें जो कि एक एक रिलिजियस माइंडसेट का हो, वो स्ट्रगल करता है अनफॉर्च्युनेटली। जी। आपका टाइम मेरा ख़्याल है अब होने वाला है, अपने घंटे का मुझे किया था। अगर आप आप यू कैन कंटिन्यू कोई बात नहीं है, हम 10-15 लेकिन मिनट में ओके, खत्म कर लेते सो हैं। आपके ख़्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए टू टर्न अराउंड? व्हाट लाइक आई नो it's not that simple. It's a very complicated country. But what are the maybe 4 or 5 things that Pakistan must do to turn around? Because आपके नेबर में इंडिया पाकिस्तान के साथ ही आज़ादी मिली, जो भी है, और where India is right now, Pakistan is nowhere near India. और ज़ाहिर है कि एक अनस्टेबल नेबर इंडिया को भी सूट नहीं करेगा अगर पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी हो, और अफ़गानिस्तान जैसा कंट्री हमारे साथ है, तो हमें वहाँ से आ रही है बेसिकली जो भी रिलीजियस रेडिकलाइज़ेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ आती है। तो आप क्या समझते हैं, व्हाट शुड पाकिस्तान डू? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के ऊपर बात करूँ, मैं इंडिया के बारे में बात करना चाहूँगा कि पहले इंडिया को क्या करना चाहिए क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं समझता कि इंडिया कोई एक आइडियल मुआशरा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ। आई डोंट कंसिडर इंडिया टू बी एन आइडियल कंट्री और हाँ, हम में वो काबिलियत है कि But हम it is एक on the right track, हाँ, considering. इन मैनी वेज़ यू कैन से दैट लेकिन उसके साथ-साथ ये भी कह सकते हैं कि एक बढ़ती हुई मज़हबी इंतहापसंदी हमारे यहाँ पे भी है और हमें पाकिस्तान से सीखना होगा बल्कि, कि हमें पाकिस्तान जैसा नहीं बनना है। हमने जो है अगर तरक्की करनी है, तो हमें ये देखना होगा कि एक मॉडर्न
डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट जो होता है, उसकी जो ट्रेट्स होती हैं, हम उनको अपनाएँ। हर उनमें कोई कमी है अगर हमारे अंदर, तो हम उसको भी दूर करें। तो टू स्टार्ट विद मुझे याद आती है पंडित नेहरू की वो स्पीच जो उन्होंने मिडनाइट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को दी थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उसमें वो ये कहते हैं कि हमारी सदी के एक सबसे महान इंसान का ये ख्वाब था कि हमने हर आँख से आँसू पोंछना है और जब तक हम अपने इस मकसद में पूरे नहीं हो जाते, हमें चैन से नहीं बैठना है। तो हमारे पॉलिटिशियंस के पास अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया है। अगर मैं ये कह बैठूँ कि हमने तो सब कुछ हासिल कर लिया है, तो फिर तो हम कंप्लेसेंट हो जाएँगे। फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? तो मैं ये अपने हमवतनों को ये कहना चाहता हूँ कि अब अभी हमने दुनिया जहाँ पहुँच गई है, उसके मुकाबले में हमने अभी भी कुछ हासिल नहीं किया है। हाँ, कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारी, लेकिन वो इतनी बड़ी अचीवमेंट्स भी नहीं है जिनको लेकर हम इतने मुतमईन हो जाएँ कि बस इसके आगे कोई तरक्की हो ही नहीं सकती। और ये वो एंड है, जहाँ तक ह्यूमन सिविलाइज़ेशन पहुँच सकती थी और हम भी वहाँ पहुँच गए हैं। वो कभी नहीं, वो वहाँ तक तो क्लेम कोई दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं कर सकता, कि उसके अंदर कोई हुँ, स्कोप ही नहीं है कि इम्प्रूवमेंट का। तो वी हैव हुँ, अ लॉन्ग वे टू गो। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग गरीब हैं, उन्हें गुर्बत से हमें निकालना है। हमें सबको जो है पढ़ाना है, हर हाथ को हमने काम देना है। हमने इंडिया को एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में हमने उनको डालना है। ये ना भूलें कि इन्हीं 2-3 सालों के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 लाख इंडियंस को जो कि डंकी लगा के इल्लीगल रूट से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। यूएस गवर्नमेंट ने पकड़ के वापस भेजा है। उस सफ़र के अंदर जो मारे गए, उनकी तो बेचारों की गिनती ही नहीं है किसी में। तो ये मैं 1.5-2 लाख का तो फ़िगर मैं उनका दे रहा हूँ कि जिनको पकड़ के वापस इंडिया डिपोर्ट किया गया है। तो अगर हम इतने ही कोई आइडियल कंट्री होते, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ से लोग जो हैं डंकी लगा-लगा के दूसरे मुल्कों में नहीं जाते, अपनी जान को हथेली पे रख के इस खतरनाक और खौफनाक सफ़र पे हम अपने बच्चों को नहीं भेजते। तो इंडिया हरगिज़ वो आइडियल कंट्री नहीं है, लेट मी से दिस अगेन एंड अगेन। हाँ, जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो फिर हम थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ, वहाँ के जो हालात हैं, अच्छा है हम इंडिया में हैं, हम पाकिस्तान में नहीं हैं। तो वो फीलिंग ज़रूर है कि हमारे हालात पाकिस्तान जैसे नहीं हैं। हमारे यहाँ पे 24 घंटे इस बात का कोई हमें डर नहीं कि कब किस गली में कोई जो है काफ़िर कह के मार दे। हमारे यहाँ पे सारा शहर का शहर मुसलमान बना नहीं फिरता, जैसे पाकिस्तान में फिरता है कि यू आर ऑलवेज़ अंडर थ्रेट, इवन इफ यू आर अ मुस्लिम। कि आपको कब कौन ब्लास्फेमी के नाम पे आपको लिंच कर दे। 1-2 वाक़यात हमारे यहाँ पे हुए हैं ब्लास्फेमी के पंजाब में, लेट मी आल्सो एडमिट इट, बट बाय एंड लार्ज वो खौफनाक सूरत-ए-हाल नहीं है जो पाकिस्तान में है, इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई व्हेन आई से अ लॉट, आई से अ लॉट। बहुत हुँ, ज़्यादा काम है जो हम लोगों ने करना है अभी। तो तब जाके हम जो है दुनिया की टॉप कंट्रीज़ में हमारा नाम आएगा और हमारे यहाँ पे भी लोग बाहर से आके रहना पसंद करेंगे। एक कंट्री होंगे जिसकी इमिग्रेशन के लिए लाइन में लोग लगे होंगे। अभी तो फ़िल्मों में ही देखते हैं हम ये सब इस तरह के ना साउथ इंडिया की मूवी और रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हुँ। तो एक तो ये तो बात हुई इंडिया की। आप कह रहे थे कि इंडिया को चाहिए पाकिस्तान जैसा ना बने, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में लोगों को पूछें तो वो कहेंगे हमें अफ़गानिस्तान जैसा बनना है, हमें वैसी शरीयत चाहिए। सो हाँ, बिल्कुल ये है। भी एक डिफरेंस है एटीट्यूड में हाँ जी, और जो बिल्कुल है। तभी तो इमरान खान ने कहा ना कि मैं अफ़गान लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी। लेकिन देखें जी, पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम ये है, एक पाकिस्तानी कमेंटेटर हैं, तालिबान के बड़े सपोर्टर रहे हैं, बड़े ज़्यादातर लोग जानते भी हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो उनसे एक प्रोग्राम में मैंने ये सवाल किया कि अपने मशरिक़ में आप चाहते हैं कि एक सेक्युलर डेमोक्रेसी हो, यानी हुँ, ईस्ट में अपने इंडिया में आप चाहते हैं कि सेक्युलर डेमोक्रेसी हो। अपने वेस्ट में यानी अपने मग़रिब में आप चाहते हैं कि एक शरई हुकूमत हो। हुँ, लेकिन अपने लिए आपने एक इस्लामिक जमहूरियत का इंतख़ाब कर रखा है, ये मुनाफ़िक़त क्यों? अगर तो सेक्युलरिज़्म अच्छा है, तो फिर आप
भी सेक्युलर क्यों नहीं हो जाते? और अगर शरई निज़ाम इतना अच्छा है, तो आप भी उसी के फ़ोल्ड में क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए आपने एक इस्लामिक डेमोक्रेसी का इंतख़ाब किया हुआ है। अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अशरफ गनी की गवर्नमेंट हो, जो कि एक इस्लामिक डेमोक्रेसी थी, वहाँ भी इलेक्शंस होते थे। वहाँ आपको नहीं पसंद कि कोई इलेक्शंस हों। अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाते हैं, तो भाई अफ़गानिस्तान में भी गुंजाइश होनी चाहिए और अफ़गानिस्तान में इलेक्शंस नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपको पाकिस्तान में भी नहीं कराने चाहिए, आप भी उनकी तरह बन जाएँ। लेकिन देखें जी, इन कॉन्ट्रडिक्शंस के अगर जब तक आप शिकार ना हों, तब तक आप पाकिस्तानी शहरी हो नहीं सकते। तो हाँ, एक पाकिस्तानी होने के लिए भी आपको इन कॉन्ट्रडिक्शंस को भी पालना पड़ता है क्योंकि मुल्क जब से वजूद में आया है, तब से लोगों के अंदर ये इंजेक्ट की गई हैं इस किस्म के जो तज़ाद हैं। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं अपने आप को इस वक़्त पाकिस्तान का ही शहरी समझ के इस बात का अगर जवाब दूँ तो शायद आपके इस सवाल के साथ कुछ इंसाफ़ कर सकूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये देखना चाहिए कि जिस आइडियोलॉजी के चलते ये मुल्क वजूद में आया है, क्या वो मुझे कहीं पर भी पूरी इस्लामिक दुनिया में दिखाई देती है? कहीं पर भी मैं चला जाऊँ। अगर मुसलमान होना ही आपकी शिनाख्त के लिए काफ़ी था, तो फिर आपने अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं, इन सबको मिला के और फिर आगे मिडल ईस्ट भी है, इन सबको मिला के आपने एक मुल्क क्यों नहीं बनाया? एक ऐसे वक़्त में कि जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो रहा है, दुनिया से खिलाफत जा रही है और छोटी-छोटी स्टेट्स कायम हो रही हैं, अपनी कल्चरल बुनियाद के ऊपर कि एक ख़ास ज़बान बोलने वाले, एक ख़ास जो है ज्योग्राफ़ियाई हदूद में रहने वाले लोग, जिनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, वो अपने आप को नए-नए छोटी-छोटी स्टेट्स बना रहे हैं। आप उसी वक़्त जो हैं, एक ऐसा आइडिया दे रहे हैं कि एक पैन इस्लामिज़्म का कि भई दुनिया के अंदर जो है, मुसलमान होना ही आपकी जो है आइडेंटिटी है, काफ़ी है आपके लिए कौम बनना और फिर उस कौम की बुनियाद पर एक मुल्क बनाना। तो एक तो ये ज़रा आप फिर से नज़रसानी करें अपनी जो आपकी फाउंडिंग आइडियोलॉजी है उसके ऊपर कि कितनी रेलेवेंट है वो आज। आपके जब इस सवाल को जब आप इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो आपको हिस्ट्री में आप ही की हिस्ट्री में से आपको पता चलेगा कि 71 में आपका एक अपना मुल्क था, मुल्क का आधा हिस्सा था, जो कि आबादी में आपसे कहीं ज़्यादा थे, जिनको आपने उनके हुकूक नहीं दिए, जिसके चलते जो है और फिर एक्सटर्नल फोर्सेस का भी चलें आप इल्ज़ाम दे दें, वो भी चलें दु वो भी दुरुस्त है। एक्सटर्नल फोर्सेस तो बाद में आती हैं जब आप अपने घर के अंदर ही पहले इंसाफ नहीं करते हैं। अगर आप शेख मुजीब को हुकूमत दे देते, तो फिर क्या इंडिया और क्या मुक्ति बाहिनी और क्या कुछ होता ही नहीं। तो वहाँ से आप ये देखें कि मज़हब के नाम पे अगर आपका ये जो बॉन्ड था, अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग था और हुँ। पाकिस्तान अबद तक रहने के लिए बना था, जो कि आपके यहाँ सियासतदान कहते हैं, मुझे तो उन पे शर्म आती है कि जिस मुल्क को टूटे हुए 50 साल नहीं हुए, उसके हुक्मरान ये नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान अबद तक रहने के लिए बना है। वो इस तरह के बयान देते हैं, स्लोगन्स लगाते हैं, तो वो ये देखें पाकिस्तान के लोग कि हमने जिस फाउंडिंग आइडियोलॉजी पे इस मुल्क की बुनियाद रखी, कितनी रेलेवेंट है वो। फिर उनको इस सवाल का जब वो जलाब इस इसका इसका जवाब जब वो तलाशना शुरू करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि ठीक है, इस पाकिस्तान को हम हमारे बड़ों ने बना लिया, जो भी वजूहात रही हों, अब ये बन तो गया है। और इस पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी आबाद हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, मसीह बिरादरी के भी हैं, तो हमें क्या हम दुनिया भर के अंदर जाते हैं कहीं पे भी, क्या हमें बराबर का शहरी समझा जाता है स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड कहीं पे भी, तो आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल, आपको बराबर का शहरी हर एतबार से आप वहाँ पे हैं। तो फिर आप वही जो एक इंसानी हुकूक की एक बहुत बड़ी एक नेमत है कि इक्वल राइट्स अपने सिटिज़न्स को आप फराहम करें। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम करें कि आपके यहाँ पे तमाम शहरी बराबर होंगे और अपने आइन के अंदर से उन तमाम चीज़ों को
जो कि आपको आगे बढ़ने से रोके हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस्लामिक रिपब्लिक आप बनना चाहें, बनते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज़ लॉन्ग एज़ आप इक्वल राइट्स दें सिटिज़न्स को, आप ये इंश्योर करें कि स्टेट की जो रिट है, उसको कोई भी फ़र्द, कोई भी एक ग्रुप, भले ही वो कोई भी मज़हबी जमात हो, उसको कभी भी उसको वो कैप्चर ना कर सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएँ, अपनी टेक्स्ट बुक्स में से जो झूठ पढ़ाते हैं आप, मुतालिया पाकिस्तान के नाम पे उस झूठ को निकालें। सबको ये बताएँ कि हमारा मुस्तकबिल भी वही है, जो कि इस दुनिया का मुस्तकबिल है। और अपने बच्चों को अलाइन करें आप मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स के साथ, उनकी वैल्यूज़ के साथ। उन्हें बताएँ कि ये जो वन मैन, वन वोट का जो हक है, ये खुदा की कितनी बड़ी नेमत है, जो आपके पास है। अगरचे ये जो खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर फिर भी उनको समझाने के लिए आप बताएँ कि कितनी बड़ी नेमत है, ये जो 5000 साल की रिटन हिस्ट्री है, इसके अंदर हमें वोट डालने का हक कभी नहीं था, इन 76 ईयर्स से पहले या 100 साल से पहले कहलें चलें। तो ये हुँ, आप कहाँ पे कोई पुल बनेगा, सड़क बनेगी, स्कूल, हॉस्पिटल, आप सबसे हर चीज़ में आपसे पूछा जाता है। तो आप उसको यूटिलाइज़ करें अपने वोट की ताकत को। हुँ, कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएँ और अपने जो भी आपके यहाँ तज़ाद है टेक्स्ट बुक्स में रिलिजन और साइंस को लेके कम से कम, इनको आप बिल्कुल बाहर निकाल फेंकें। इनको अलग-अलग स्ट्रीम कर दें दोनों को और ये कहें कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मज़हब आपका अपना ज़ाती मसला है और रियासत जो है वो सबके लिए माँ है। आप आप मैं अब लोग कहेंगे भाई ऐसे तो फिर हम एक सेक्युलर स्टेट बन जाएँगे। तो बगैर सेक्युलर स्टेट बने, आप ना ही तो अपने बच्चों के अंदर से ये मज़हबी इंतहापसंदी निकाल सकते हैं, ना ही अपने मुल्क को आप अलाइन कर सकते हैं इस दुनिया के जितने भी तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, उनके साथ। तो यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा कोई ये कहे कि हो सकता है कि विशफुल थिंकिंग आपको नज़र आए आज, बट सो बी इट। इसके अलावा अगर कोई ये समझता है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ जाएँगी, हम ये ऑपरेशन कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, आप ऑपरेशन करके न्यूट्रलाइज़ कर देंगे हज़ारों टेररिस्ट्स को। लेकिन वो सोच जो आप अपने स्कूलों में, अपने मदारिस में पढ़ाते हैं, जब तक कि आप उस सोच को नहीं बदलेंगे, ये लोग पैदा होते रह जाएँगे, एक के बाद एक। आपको इन्हें बताना होगा कि दुनिया के अंदर दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं और जितना काबिल एहतराम आपका मज़हब है, उतना उनका भी है। तो आप उनको भी रिस्पेक्ट उतनी ही दें, जितनी आप अपने आप को देते हैं। हुँ, इससे पहले कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हम इनके ऊपर कोई डिबेट्स शुरू करें, मेरी एक तजवीज़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिनका एक्सपोज़र है, जो दुनिया के अंदर पूरे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में बसे हुए हैं, जो वहाँ पे उनके बच्चे उनकी जो हैं वो भी रहते हैं, उनको वहाँ जॉब्स करते हैं, वो ज़्यादा इन बातों को समझ पाएँगे। पहले तो आप उनके अंदर से ये जो तज़ाद हैं, इनको मिटाएँ। आप सबसे बड़ा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा लेके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास जाएँ और उनसे पूछें कि भाई आप अमेरिका में रहते हैं, आपको यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ कौन-सी लगती है? तो मुमकिन है आपको जवाब मिलेगा कि मुझे यहाँ पे जो बराबरी के जो मौके दिए जाते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाती हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं रखता। मैं एक इक्वल सिटिज़न हूँ, मेरे में काबिलियत है तो आई कैन गो प्लेसेस। ये हुँ, बात हुँ, उनको क्लिक करती है। तो और आप उनसे एक बात ये पूछें कि अगर आपको यहाँ सेक्युलरिज़्म पसंद है, अगर पाक कितना अच्छा हो अगर पाकिस्तान सेक्युलर हो, तो वो फ़ौरन कहेंगे कि नहीं, नहीं, नहीं पाकिस्तान हमें इस्लामिक चाहिए। सो पाकिस्तान आपको इस्लामिक चाहिए लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूरोप आपको सब कनाडा ये आपको सेक्युलर चाहिए। तो अपने अंदर से खुदारा इन तज़ादात को मिटाएँ, क्योंकि व्हाट इज़ गुड फॉर द गूज़ इज़ आल्सो गुड फॉर द गैंडर। हुँ, ये हुँ, कैसे हो सकता है भाई कि आप रहते हैं यहाँ पे तो आपके लिए अच्छा है और जहाँ पर आप मेजॉरिटी में हैं वहाँ आप इसको सेक्युलरिज़्म को लादीनियत कहते हैं, एक गाली के तौर पे अपने मुआशरे में प्रोपेगेट करते हैं। तो अपने अंदर से कॉन्ट्रडिक्शंस जब आपके बाहर आएँगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, वहाँ की इंतज़ामिया को ये बात समझाने में
कि हमारा मुस्तकबिल तभी अच्छा होगा, जब हम अपने आप को इस दुनिया से अलाइन करेंगे। जो घर कट कर बिल्कुल अलग हो जाता है, अपने आप को मेनस्ट्रीम सोसाइटी से काट लेता है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। अपने घर आप के जो खिड़की है, दरवाजे हैं, उनको खुला रखें। उनके अंदर नई सोच आने दें। वो नई सोच आएगी, उस लोगों में इतनी काबिलियत है कि वो उसको फ़िल्टर आउट कर सकें। कुछ अगर उसमें बुरा है, तो वो अपने आप ही उसको बाहर निकाल फेंकेंगे। लेकिन आप कम से कम घर की खिड़की, दरवाज़े तो खुले रखें। आपके अंदर से तो बदबू आने लगी है, सड़न आने लगी है कि आपने अपने आप को इस तरह से बंद कर लिया है, आपने अपने अपने घर को। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं। मैं ऑप्टिमिस्टिक आपको कभी एक नहीं, जी, बिल्कुल छोटी-सी नहीं, एक एक बिल्कुल भी छोटी-सी ऑप्टिमिस्टिक नहीं। वीडियो मैं आपको एक छोटी-सी वीडियो दिखाऊँ? जी, ज़रूर। जी, लेट्स प्ले। America, America is the cancer. America, the American government, secularism, democracy, capitalism, these are cancers that have spread their illness all over the world. In America and in the Middle East. In America over here, people have the freedom to, again, like I said before, commit zina, do all this fahisha, but when you speak up, it's a problem. Non-Muslims are tired of this cancer. They're tired of the American government. They're tired of democracy. They want to see a new way of life. अच्छा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो पाकिस्तान में जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मैं अमेरिका में होती हूँ, तो मैं एब्सोल्युटली। आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। और जो घुटन है ना, वो यहाँ पे भी है, क्योंकि ये यहाँ पे भी अपने बच्चों को संडे स्कूल्स में भेजते हैं। अब संडे स्कूल क्या होता है, एक मदरसे की तरह की कुछ तो अपने ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ बच्चों को भेजते ही नहीं हैं। इस्लामिक स्कूल्स में, अमेरिका में वो अपने बच्चों को भेजते हैं। एंड दे आर टोटली कट आउट ऑफ सेकुलर एजुकेशन। सो उनका माइंडसेट भी पाकिस्तान में किसी मदरसे में जो बच्चा पढ़ता है वैसा ही है। जैसा आपने ये देखा, ये लग रहा है किसी मिडिल ईस्ट से है, लेकिन अगर पाकिस्तानी जो ब्रेन वॉश्ड कोई बच्चा होगा, आपने देखा इसका अमेरिकन एक्सेंट था, तो ये यहाँ अमेरिका में आके शरीयत की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे अमेरिका में बैठ के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो शरीयत के ख्वाब देखते हैं। और आप देखें कि इतनी इम्प्रैक्टिकल एटीट्यूड है कि ये सिर्फ ये समझते हैं कि नंबर्स के ज़रिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे, जो एक पिरामिड स्कीम है इस्लाम की कि आपने सबको कन्वर्ट करते जाएँ लोगों को, आप सिर्फ नंबर्स के ज़रिए ना वर्ल्ड डोमिनेशन कर सकते हैं कि अमेरिका है इज़ गोइंग टू फॉल वेरी सून एंड देन दे विल टेक ओवर। बट अगर आप में कैपेबिलिटीज ही नहीं है, आप में साइंटिस्ट नहीं है, आप में यू नो कोई इन्वेंशंस नहीं की हैं, आप में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हाउ कैन यू डोमिनेट द वर्ल्ड? लाइक आर वी लिविंग इन 7th सेंचुरी वेयर आप तलवारों से लोगों को कत्ल करके डोमिनेट करेंगे, कॉन्कर कर देंगे? तो ये जो माइंडसेट है ना, ये जान नहीं छोड़ता कि अभी भी ये समझते हैं कि वो ये डोमिनेट जस्ट बिकॉज अमेरिका इज अबाउट टू फॉल इनके ख्याल से, तो दे कैन डोमिनेट इट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। बट इफ यू डोंट हैव द कैपेसिटी, हाउ कैन यू डोमिनेट द वर्ल्ड? तो ये एक सोच ना, ये अनफॉर्चुनेटली ये नहीं जाती। पाकिस्तान में भी यही सोच है कि मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है कि हम पैन इस्लामाइजेशन और आइडेंटिटी भी ज़ाहिर है एज ए मुस्लिम, अमेरिका में भी आके एज ए मुस्लिम आइडेंटिटी रखते हैं, हालांकि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तो है आपको सबको इक्वली ट्रीट करता है। तो जी। ये जो है ना, मुझे तो इतनी कोई उम्मीद नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानी से। आप जी, कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे उम्मीद है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम अगर आपने इस बात को लेके कंसेंसस डेवलप करना हो, तो इससे पहले कि आप पाकिस्तान के अवाम के पास जाएँ, उन बेचारों ने तो ना ही तो दुनिया देखी है। उनका एक्सपोज़र ही नहीं है कि वो आप उनको ये बातें बताएँगे तो वो मुमकिन है ये अपना स उनका सर फट के रह जाए कि भाई ये तुम किस किस्म की जाहिल बातें कर रहे हो? तुम तो हमारे मज़हब के दुश्मन हो हैं और वो तुम्हें वहीं पर ही कत्ल कर दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर ही ये पहले कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कंसेंसस डेवलप हो कि हाँ, उनका वो एक्सपोज़र है। उन्होंने वो दुनिया देखी है, जिस दुनिया की तरफ हम पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप उनके अंदर ही इस बात को लेके कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते, एक ही सवाल लेकर जाएँ, क्या पाकिस्तान को एक सेक्युलर कंट्री होना चाहिए?
अगर ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आप ये बात नहीं समझा सकते, देन फॉरगेट अबाउट इट। क्योंकि जो पीछे लॉट है पाकिस्तान में, वो तो और भी ज़्यादा बैकवर्ड है। मसला ही तो ये त तभी तो मैंने कहा ना, पाकिस्तान का नुकसान पाकिस्तान के मज़हबी तबके ने इतना नहीं किया, जितना कि पाकिस्तान के लिबरल तबके ने किया है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, चलें कम से कम उनकी लिबरल सोसाइटीज़ के अंदर उठना-बैठना है उनका, उनका ओढ़ना-बिछौना है वहाँ पे, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके बिज़नेसेस हैं, कारोबार हैं। अगर वो अमेरिका, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब को सेक्युलर देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को सेक्युलर देखने में उन्हें क्या प्रॉब्लम है? इस सवाल का वो जवाब दे दें। मैं किसी से भी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, जो बंदा ये समझता हो कि नहीं भाई पाकिस्तान सेक्युलर होना चाहिए। आई लिव इन द यूएस, मैं एक मुस्लिम हूँ, पर मुझे यूएस जो है वो मुझे सेक्युलर पसंद है। क्यों भाई? फिर तुम वहीं मरो, वहीं जाओ, पाकिस्तान में ही रहो। तुम्हें अगर नहीं, तुम्हें नहीं, यूएस एक्चुअली सेक्युलर पसंद नहीं है। सेक्युलर में मूव हुए हैं, लेकिन चाहते हैं यहाँ पे शरीयत आ जाए। एग्ज़ैक्टली, ये है। लेकिन एज़ ऑफ नाउ तो आप बाय एंड लार्ज लोगों से पूछेंगे, वो कहेंगे कि इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये सेक्युलर सोसाइटी है, इसीलिए वो यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ वो फ्रीडम उन्हें मिलता है। जितने नाम नेहाद इस्लामिक मुल्क है, वहाँ तो नहीं जाते ना लोग कश्तियों में बैठ-बैठ के। वहाँ तो नहीं कहते कि हमें असाइलम दे दो, क्योंकि वहाँ पे उस तरह की इंडिविजुअल लिबर्टीज़ का तसव्वुर ही नहीं कर सकते हम। उन सोसाइटीज़ के अंदर आप जाएँगे किसी बोट पे, तो वो आपको मुमकिन है कि पकड़ के और पहले जेलों में डाल के फिर आपको वापस डिपोर्ट कर दें। एक बंदे को भी शहरियत नहीं देंगे। 50 साल गुज़ार लें आप वहाँ पे, तब भी नहीं देंगे। लेकिन यूएस में आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो वो अगर जब ये कन्वर्जन के साथ भी जो एक फिक्सेशन है मुसलमानों की, दे हैव टू गेट रिड ऑफ इट। आप एक्सेप्ट करें कि सामने वाला भी है, उसका भी कोई बिलीफ सिस्टम है, एंड लर्न टू एप्रिशिएट इट। आप या आप उनके साथ में ये देखें कि आप कैसे एडजस्ट करके उनके साथ रह सकते हैं। तो वो एक डाइवर्स सोसाइटी जो होती है, उसकी जो ट्रेट्स होती हैं, उसकी खूबसूरती है, उसके बारे में इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। पाकिस्तान में असल असल में जो मेरे जैसे लिबरल या सेक्युलर लोग जो कोशिश कर भी रहे हैं, मुझे तो ये एजेंट बोलते हैं, इंडिया के एजेंट है, इंडिया से पैसे ले रही है, यहूदी एजेंट है, तो मुझ जैसे लोगों को तो एजेंट कह देते हैं। पिछले दिनों मैंने हूद भाई को अमेरिका में एक एज ए स्पीकर बुलाना था, तो उसके लिए आपको बहुत छोटा-सा एक तबका है यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो एक्सेप्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा जो हैं वो बड़े रेडिकल हैं। तो इवन अगर आप पाकिस्तान में देखें टीवी पे ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, ये कैसर राजा, साहिल-उद्दीन, इनको बुलाया जाता है। आपको कोई भी लिबरल सेक्युलर जिस तरह अरशद महमूद साहब हैं या वसीम अल्ताफ़ हैं या परवेज़ हुद भाई हैं, वो आपको टेलीविज़न शो स्क्रीन्स पे आपको नज़र नहीं आएँगे। तो इट इज़ काइंड ऑफ स्टेट की तरफ से ये है कि इनको नहीं रखना, कोई लिबरल सेक्युलर का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू वो सामने ना आ जाए, कहीं लोगों को भनक ना पड़ जाए कि कोई और भी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेजॉरिटी जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो अनअवेयर है कि जो एक दूसरा भी एक फ़िक्र या सोच हो सकती है। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जब तक इस स्टेट के लेवल पे चेंजेस नहीं होंगी, जो मेरी कंट्रीब्यूशन है, जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं या जो लगे हुए हैं अपनी तरफ से उनकी तब तक कुछ चेंज होगा नहीं जब तक स्टेट कोशिश ना करे। तो मेरा ख्याल अब आपका तकरीबन 1.5 घंटा होने वाला है। जी। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान से आती हैं और ये प्रोग्राम करती हैं, बड़ी अच्छी बात है। कोई चेंज आएगा तो आप लोगों के ज़रिए ही आएगा, और जब कभी भी आएगा, तो उसमें आपका भी ज़िक्र होगा कि आपने भी अपने लेवल पे एक छोटा ही सही कंट्रीब्यूशन ज़रूर किया, और एक ऐसे वक़्त में कि जब हर कोई एक ही तरह की जो है बात कर रहा था, आपने जुर्रत की कि उस सोसाइटी में जहाँ पर दूसरे व्यू पॉइंट को सुनने की ना ही तो गुंजाइश है और ना ही बर्दाश्त है लोगों में, वहाँ पे आपने अपनी बात की और कुछ अलग बात की। तो आप भीड़ से अलग दिखाई दे रही हैं, अपनी बात कर रही हैं, अपने लोगों के लिए फ़िक्रमंद हैं, पाकिस्तान का अच्छा चाहती हैं। आप चाहती हैं कि पाकिस्तान के हर घर में खुशी आए, वहाँ पे हर हाथ के पास काम हो, हर बच्चे के हाथ में किताब हो, कोई भूखा ना सोए।
यही ख्वाब मेरा भी है पाकिस्तान के हमदर्द होने के नाते, एक वेल विशर होने के नाते, मैं भी ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के अपने हमसाए ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क जो है आगे उभर कर आए जिसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक टूरिज़्म के लिए वहाँ पे जाना चाहें और पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री हो, जिसमें कि मैं, आप या हम में से लाखों करोड़ों ऐसे लोग होंगे हिंदुस्तान या पाकिस्तान में, फ़र्क ही नहीं होना चाहिए। आप सुबह अगर आप अमृतसर में हैं, शाम को लाहौर में हैं, अगले दिन आप कहीं और चले गए, पाकिस्तान कायम-ओ-तायम रहे, एक कहीं पे भी कोई टेररिज़्म ना हो, इंतहा पसंदी ना हो, लोग फ्रीली ट्रैवल कर सकें, उनको अगर अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, तो वो एक-दूसरे के यहाँ पे माइग्रेट भी हो सके, उनके लिए आसानी पैदा हो। एंड और मैं जैसे मैंने अपने इब्तिदाई रिमार्क्स में कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को लगता है कि दुनिया हमें मैली आँख से देख रही है, तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए किसी को भी। पाकिस्तान को मालिक-ए-कायनात भाग लगाए, पाकिस्तान खूब तरक्की करे, खूब खुशहाली आए वहाँ पे। मैं जानता हूँ ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसा लग रहा है मैं आपको दुआएँ दे रहा हूँ। बट हॉनेस्टली आई जेन्युइनली फील लाइक इट कि ये सब हो और उसके लिए आपने अपने अंदर कोई चेंजेज़ लेकर आने हैं, तो आपके अंदर से ही वो चेंजेज़ आएँगे। हमारे जैसे लोग बैठ के बात ही कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे जो आपके हुक्मरान हैं, जो रूलिंग एलीट है, उन्हें ये सोचना होगा। अपने बच्चों को अगर वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, तो वो ये तो देखें कम से कम कि आप उस कौम को जिसके ऊपर वो हुक्मरानी कर रहे हैं, उनको वो कैसी तालीम दे रहे हैं। अगर वो तालीम नहीं दे सकते जो अपने बच्चों को दे रहे हैं कहीं और, तो उन्हें कम से कम इतनी जुर्रत करनी चाहिए कि अपने बच्चों को भी उसी मुल्क में पढ़ाना चाहिए। अगर सारी कौम को वो एजुकेशन नहीं दे सकते, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम श्योर आपसे ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और बहुत सारी बातें होंगी। सो थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया मदीहा साहिबा। बहुत खूबसूरत बातें की आपने एंड आई ऑल्सो बिलीव कि ओपन बॉर्डर होना चाहिए जिस तरह यूएस कनाडा का है, वहाँ पे आपको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। आप यू नो वंस यू आर अ सिटिज़न यू कैन जस्ट ट्रैवल फ्रीली। और दोनों जो मुल्क के लोग हैं बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है दोनों अवाम का। एटलीस्ट पॉलिटिशियन के लेवल पे तो मैं नहीं जानती, लेकिन अवाम का जो है वो एक दूसरे को कोई फ़र्क नहीं समझते हैं। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आइंदा भी आपको मैं ज़हमत देती रहूँगी। And thank you very much. Good थैंक night. यू सो मच। खुदा हाफ़िज़। Yes.